व्हाट्स अप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। और हम लोग आ चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग के क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स सीबीएसई सिलेबस के ऊपर वीडियो नंबर 3 के साथ। ठीक है। सो वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। हमने डिस्कस किया था अलग अलग टाइप के एवरेजेस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सर उसको निकालने के पीछे का। एंड ये सारे टॉपिक टॉपिक नंबर 10 तक हमने डिस्कस किया था। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एंटायर थिंग वॉट टू फाइंड आउट सर अरिथमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं। सो आज का वीडियो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक मीन के कुछ प्रॉपर्टीज। हम देखने वाले हैं कंबाइंड मीन, हम देखने वाले हैं करेक्टेड मीन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक मीन्स को लेकर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। तो अगर आपके इस चैप्टर में से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो पॉइंट नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज फाइंड राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं वेटेड मीन के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नंबर 3। ओके, सो चलिए लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज। इन टोटल हम लोग 5-6 पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन को लेकर यही है, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। कि सर ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से मेरा ऑब्जर्वेशन 5 ठो है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अगर ये 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो बहुत इजीली आप बोल सकते हो सर इसका अरिथमेटिक मीन तो 3 ही आएगा। ठीक है, हमको ये भी पता है। तो चलिए एक डेविएशन लेते हैं। ठीक है। हम जानबूझ के डेविएशन को हम लोग लेते हैं 1। और ये जो हमने डेविएशन हम निकाल रहे हैं, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए या फिर एक्स माइनस वन इस केस में। ठीक है। पहले वाले केस में डेविएशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 - 1 दैट विल बी 0। फिर 2 - 1 दैट विल बी 1। फिर 2, फिर 3, फिर 4। और ये सबको अगर आप ऐड अप करोगे तो आपका आने वाला है 2। ठीक। सर एक और नंबर को डेविएशन लीजिए। ठीक है, चलिए मैं नंबर 4 को लेता हूँ। ठीक है। और ये मैं निकाल देता हूँ D2। D2 मैं कैसे निकालूंगा, x - 4 से। Yeah. So 1 - 4 will be -3, -2, -1, 0 एंड फाइनली 1। ठीक है, ये सबको अगर मैं ऐडअप करूंगा तो ये आ जाएगा -5। ठीक है। एंड फाइनली एक तीसरा डेविएशन लेता हूँ, और इस बार जो मैं डेविएशन लेने वाला हूँ वो मेरा अरिथमेटिक मीन ही होने वाला है। ठीक है। अरिथमेटिक मीन से डेविएशन लेकर देखते हैं। सो D3 निकालते हैं विच इज द अरिथमेटिक मीन से डेविएशन। So 1 - 3 will become -2, -1, 0, 1 and 2। अगर ये सबको अगर आप ऐड अप करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0। एंड दैट इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी। मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे को क्या बोलता है कि जब कभी भी मैं अरिथमेटिक मीन से डेविएशन निकालूंगा और उन सारी चीजों को ऐड अप करूंगा तो वो हमेशा 0 ही होने वाला है। ठीक है। तो ये था सबसे पहला प्रॉपर्टी। आते हैं दूसरे वाले प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरा प्रॉपर्टी मेरे को बोलता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन from their arithmetic mean is always minimum। ठीक है। एंड सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। सो मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। मेरे को ऑलरेडी पता है कि ये 5 नंबर का अरिथमेटिक मीन तो 3 आएगा। ठीक है। सो सबसे पहला डेविएशन में निकालता हूं, और चलिए ये डेविएशन निकालते हैं हम 1 से। ठीक है। सो ये जो मैं डेविएशन निकाल रहा हूँ 1 से, कितना आ जाएगा, ये मेरा 0, फिर -1, सॉरी नॉट -1, इट विल बी +1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर फाइनली 4। डिवीजन कैसे निकाला जाता है, x माइनस द नंबर दैट वी हैव अज्यूम्ड। ठीक है, अज्यूम्ड मीन। सो अब ये जो मैंने डिवीजन निकाला इसका स्क्वायर का कॉलम निकालते हैं। ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है इसका समीशन 10 आएगा, हम लोग को इसके समीशन से कुछ काम नहीं है। इसका स्क्वायर अगर मैं निकालने जाऊंगा 0, 1, 4, 9 एंड फाइनल 16। ये सबको अगर मैं ऐडअप करूंगा ये आ जाएगा 25। ठीक है सर, नया बात क्या है, चलिए डिवीजन 2 निकालते हैं। ठीक है। डेविएशन 2 मैं निकालूंगा किससे, डेविएशन 2 मैं निकालूंगा 4 से। सेम टू सेम व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। ठीक है। सो इट विल बिकम -3, -2, -1, 0 एंड 1। और अगर मैं ये डेविएशन 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 9, 4, 1, 0, 1। सबको अगर एडअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये करीबन 15 आना चाहिए। ठीक है। चलिए
डेविएशन 3 निकालते हैं, और डेविएशन 3 हमने किससे निकाला था? हमने निकाला था अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। सो डेविएशन 3 अगर मैं निकालने जाऊंगा, सो ये हमको ऑलरेडी पता है, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। और डेविएशन 3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 4, 1, 0, 1 और 4। सबको अगर मैं ऐड अप कर दूंगा, ये आ जाएगा 10। अब एक चीज मेरे को देख के बताइए, कौन सा नंबर सबसे छोटा है? क्या वो 25, या वो 15, या वो 10? कौन सा नंबर सबसे छोटा है? करेक्ट आंसर शुड बी 10। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरे को क्या बोलता है कि जब मैं डेविएशन निकाल रहा हूँ अरिथमेटिक मीन से, और उसको स्क्वायर करके अगर मैं ऐड अप कर रहा हूँ, तो जो मेरा समीशन आएगा वो सबसे मिनिमम रहेगा इन द केस ऑफ अरिथमेटिक मीन। अगर आप अरिथमेटिक मीन के अलावा कोई और नंबर से आप डेविएशन निकालने का कोशिश करते हो, और अगर आप उसको स्क्वायर करने का कोशिश कर रहे हो, तो वो नंबर आपका और बढ़ाने वाला है। तो सबसे मिनिमम नंबर अगर मेरा कुछ आ सकता है, वो 10 ही आएगा, ठीक है। सो दैट वाज माय प्रॉपर्टी नंबर 2। एंड आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ, ठीक है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम नाम दे सकते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। सर, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन बच्चा यही बोलता है कि अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ एक कांस्टेंट नंबर को ऐड, या फिर कुछ एक कांस्टेंट नंबर को सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो फिर मेरा अरिथमेटिक मीन भी उसी सेम नंबर से ऐड या फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल। सो आई हैव 5 ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के अरिथमेटिक मीन कितने आ रहे थे? ये मेरा 3 आ रहा था। मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में एक काम करूंगा, +10 कर दूंगा, ठीक है। सो जो मेरा नया ऑब्जर्वेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा? 11, 12, 13, 14, 15। और ये जो नया ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, अगर आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालने जाओगे, तो वो कितना आएगा? वो आपके पुराने वाले ऑब्जर्वेशन में अगर आप 10 ऐड करोगे तो उतना ही आएगा। So that is the change of origin. Arithmetic mean gets affected due to a change of origin. So change of origin का मतलब क्या है? अगर मैं कांस्टेंट नंबर को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सारे ऑब्जर्वेशन में, ध्यान रखें सारे ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, तो मेरा नया अरिथमेटिक मीन में भी उतना ही ऐड या फिर उतना ही सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो फोर्थ वाले प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जिसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल मेरे को क्या बोलता है? ये मेरे को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के बारे में बोलता है, ठीक है। व्हाट अबाउट मल्टीप्लाई और डिवाइड? कि अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो अरिथमेटिक मीन निकलेगा वो भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइडेड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगर मैं सारे नंबर्स में लेट से इंटू 7 कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसका ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन 3 आ रहा था, अगर मैं सारे नंबर्स में इंटू 7 करने वाला हूँ, सो इट विल बिकम x1 विल बिकम 7, 14, 21, 28 एंड फाइनली 35। और ये जो नया ऑब्जर्वेशन सेट मिल रहा है, इसका अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? इसका अरिथमेटिक मीन विल बिकम 7 टाइम्स द ओल्ड अरिथमेटिक मीन, विच इज 7 टाइम्स 3, विच इज 21, ठीक है। सो आई होप आप लोग को चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के बारे में समझ में आया हो। तो मोटा मोटी मेरे को आप लोग से यही 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना था, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट कंबाइंड मीन, ठीक है। सर, कंबाइंड मीन का मतलब होता क्या? सो अभी तक बच्चा आप लोग क्या करते थे, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिया जाता था, और आपको बोला जाता था उसका अरिथमेटिक मीन निकालो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को दो अलग अलग क्लासरूम दिए हुए हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में सोचिए, आप लोग के स्कूल में देर इज अ क्लास 11th एंड देर इज अ क्लास 12। सो क्लास 11th में कितने बच्चे हैं? सर, क्लास 11th में 100 बच्चे हैं। एंड क्लास 12th में कितने बच्चे हैं? सर, क्लास 12th में 200 बच्चे हैं, ठीक है। और एक इकोनॉमिक्स के ऊपर टेस्ट हुआ था सर, क्लास 11th के बच्चों का एवरेज मार्क्स आ गया हम लोग का 80, और वहीं पर क्लास 12th के बच्चों का एवरेज मार्क्स हम लोग का आ गया, लेट से एक 2 बार, ये हो गया मेरा 60। तो मेरे को ये पूछा गया है कि अगर मैं क्लास 11th और क्लास 12th के ये दोनों बच्चों को ऐड कर लूं, सो टोटल में आपके स्कूल में जो डिपार्टमेंट है सीनियर सेकेंडरी का, उनका एवरेज स्कोर कितना है? अगर मेरे को ऐसा कुछ सवाल पूछा जाए, तो मैं कैसे डील करने वाला हूँ, इज व्हाट वी आर गोना लर्न, ठीक है। तो आपको केस समझ में आ गया? दो अलग अलग क्लासरूम या फिर दो से ज्यादा अलग अलग क्लासरूम्स के बच्चों को अगर सर मिला दे, तो कंबाइंड में ये सारे बच्चों का मीन कितना होगा? दैट इज वाई ये पूरे टॉपिक का नाम कंबाइंड मीन है, ठीक है।
सो कंबाइंड मीन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला मेरे को कैसा दिखता है, कंबाइंड मीन को मैं x1 टू बार करके लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने का क्या मतलब है कि मैं दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन का जो सेट है उसको कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वजह से 1 2 हम लोग लिखे सबस्क्रिप्ट में, नीचे में छोटू में। ठीक है, सो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n। So this is the general formula that we use to combine the arithmetic mean of two or more groups। ठीक है सर, अगर more groups रहेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो बस नीचे में आप n3 को ऐड करिए, ऊपर में एक n3 x3 बार को ऐड करिए। उससे ज्यादा टर्म्स रहेगा तो n4 को ऐड करिए, ऊपर में n4 x4 डैश को ऐड करिए। ठीक है, सो मिनिमम दो जन के लिए मैं ये वाला एक जनरल फॉर्मूला को यूज करता हूँ। सो ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेरा x1 2 बार कितना आ जाएगा, इट विल बी n1 x1 बार, विच इज 100 times 80 plus 200 times 60 whole divided by 100 plus 200. So this will become 8,000 plus 12,000 whole divided by 300। तो ये कितना हो गया, 20,000 divided by 300। दो जीरो यहाँ से कटा, दो जीरो यहाँ से कटा, 200 by 3 will give you 66.67। तो अगर सीनियर सेकेंडरी दैट इज क्लास 11th एंड क्लास 12th के सारे बच्चों को मैं मिला दूं, तो ऑन एन एवरेज ये बच्चे लोग का स्कोर कितना आ जाएगा, 66.67। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया। ठीक है, एंड जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, आपको हमेशा पता होना चाहिए जब कभी भी हम कंबाइंड मीन निकालते हैं, तो मेरा जो वैल्यू आया 66.67, ये हमेशा ये दो वैल्यूज के बीच में ही रहेगा। एक क्लास का एवरेज 60 है, दूसरे वाले क्लास का एवरेज 80 है, और आपने अगर आंसर निकाला, आप लोग का आंसर 90 आ रहा है, तो वहीं से आपके दिमाग में एक बेल बजना चाहिए कि सर दो अलग अलग क्लासरूम्स के बीच में ही कुछ मेरा एवरेज आना चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट कंबाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस टॉक अबाउट करेक्टेड मीन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट करेक्टेड मीन। सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बोलता हूँ। ठीक, ऊपर में जो हमने एग्जांपल लिया था ना, ठीक, सो एग्जांपल ये था कि क्लास 11th में देर आर 100 स्टूडेंट्स, एंड टीचर ने found the average of econ score as 80। ठीक है, later on it was realized that कि एक स्टूडेंट है, later on it was realized that one student had scored 90 instead of 40। what should be the correct score, या फिर करेक्ट मीन। ठीक है, तो ये मेरे को सवाल दिया गया कि क्लास 11th में 100 अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, और टीचर ने एवरेज निकाला और क्लास का एवरेज आया 80। बाद में टीचर ने रियलाइज किया कि गलती से एक बच्चे का स्कोर 40 टीचर ने ले लिया। ठीक है, टीचर को एक्चुअल लेना था 90। समझिए यहाँ पे, दैट वन स्टूडेंट हैड स्कोर 90 इंस्टेड ऑफ 40। सो टीचर जब एवरेज निकाल रही थी, तो कौन सा स्कोर को टीचर ने कंसिडर किया, टीचर ने कंसिडर किया 40 को। टीचर को एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए था 90 को। सो करेक्ट मीन उस क्लास का कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर अब भी नहीं समझ में आए, सो क्वेश्चन को देखिए, आंसर को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो वी नो x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये चीज हमें पता है। सो ओरिजिनल डेटा के हिसाब से क्या मैं x बार की जगह 80 लिख सकता हूँ, यस। समेशन ऑफ x मेरे को नहीं पता, समेशन ऑफ x का क्या मतलब होता है कि वो जो 100 अलग अलग बच्चे हैं उनका जितना भी स्कोर है, उस सारे स्कोर्स को अगर मैं ऐड कर दूं कितना होगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ x मेरे को नहीं पता। डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे 100। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि समेशन ऑफ x है मेरा 8000, कि वो जो 100 अलग अलग बच्चे हैं, सर उनके स्कोर्स को अगर आप एड अप कर दोगे तो ये आपका 8000 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको फिर बाद में पता चला कि लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड दैट वन स्टूडेंट हैड स्कोर्ड 90 इंस्टेड ऑफ 40। सो टीचर ने ये जो 8000 निकाला 100 अलग अलग बच्चों के स्कोर्स को ऐड करके, उसमें टीचर ने 40 को लिया हुआ है, जो कि गलत है। तो हमको 40 को हटाना है, हमको 90 को लेकर आना है।
ठीक है। सो ये जो समीशन ऑफ एक्स निकाला गया है, दिस इज रॉन्ग। सो व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को एक करेक्ट समेशन ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, सो मेरे को चाहिए एक करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। वाई? बिकॉज ये जो समेशन ऑफ एक्स है ये इनकरेक्ट है। दिस इज द इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स। सो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स में कैसे निकालूंगा? ये जो मेरा इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स है, उसमें से जौन सा स्कोर मेरे को नहीं चाहिए मैं उसको माइनस कर दूंगा, और जौन सा करेक्ट स्कोर है मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो समझिए 8,000, वो जो एक बच्चा था जिसका स्कोर टीचर ने गलती से 40 ले लिया, उसको मिल गया है। मैं क्या करूंगा, 8,000 में से 40 को माइनस करूंगा, और उस बच्चे का जितना भी करेक्ट स्कोर है उसको मैं ऐड अप करूंगा। ठीक है, सो यहां से करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा, 8050। ठीक है, करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं करेक्टेड एक्स बार निकालूंगा। करेक्टेड एक्स बार क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि ये जो 80 मेरे को दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सो करेक्टेड एक्स बार कैसे निकलेगा? इट विल बी करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स दैट इज 8050 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 100। सो फाइनल आंसर इज 80.5, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो इसी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन करेक्टेड मीन एंड कंबाइंड मीन वेरी सून। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताइए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, सो आई विल अपलोड अ वीडियो वेरी सून ऑन इट। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे थियोरेटिकल पार्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग को ऑलरेडी बोला जा चुका है, अगर कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा सो आपको यही पूछा जाएगा, मेरिट्स क्या है अरिथमेटिक मीन के, डीमेरिट्स क्या है अरिथमेटिक मीन के। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो चलिए आते हैं इसके मेरिट्स की तरफ। अरिथमेटिक मीन को निकालने का मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट यही है कि ये बहुत इजीली कोई भी इसको समझ सकता है, और इसको निकालना भी बहुत इजी है। ठीक है, सो अभी तक आपने जो भी देखा, इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, बहुत इजीली इसको निकाला जा सकता है। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, अरिथमेटिक मीन का मेरिट ये है कि ये सर्टिनिटी है। सर सर्टिनिटी का मतलब क्या है? सर्टिनिटी का मतलब यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है, इट इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, सो ये सर्टेनिटी या फिर रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या है, कि इसका एक डिफाइंड फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला को यूज करके आप इसका आंसर को दिल्ली में बैठ के निकालिए, या फिर कैलिफोर्निया में बैठ के निकालिए, या फिर मार्स नेपच्यून चल जाइए, कहीं पे भी चल जाइए, यू विल गेट द सेम आंसर एवरीवेयर। ठीक है, तीसरा इसका मेरिट ये है कि अरिथमेटिक मीन जो है ना, ये सारे आइटम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर मैं 5 नंबर है मेरे पास ऑब्जर्वेशन में, 1 2 3 4 5, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए मैं 1 को भी कंसिडर करता हूँ, मैं 5 को भी कंसिडर करता हूँ। ठीक है, बाकी सारे एवरेजेस के मुकाबले अरिथमेटिक मीन के बारे में ये बोला जाता है कि सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन की वजह से अरिथमेटिक मीन मेरा लीस्ट अफेक्टेड होता है। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर ये 5 नंबर में से 1 2 3 4 5 में से मैं एक सैम्पलिंग निकालता हूँ, एक सैंपल निकालता हूँ, और उस सैंपल का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। ठीक है, सो बाकी सारे एवरेजेस के मुकाबले अरिथमेटिक मीन में फ्लक्चुएशन कम रहेगा। ठीक है, और पांचवा इसका मेरिट यही है कि कंपैरिजन के लिए ये एक बहुत कन्वीनियंट टूल है। तो अगर मेरे को दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दो अलग अलग क्लासरूम्स को कंपेयर करना है, तो फिर आई कैन यूज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अगर आप लोग का क्लास 11th में सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ये दो अलग अलग सेक्शंस को अगर मेरे को कंपेयर करना है, कि ये दो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे एक जैसे ही हैं, सो कौन सा सेक्शन में टीचर का टीचिंग हैज बीन इफेक्टिव, तो मैं अरिथमेटिक मीन को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसका एक और मेरिट ये है कि अरिथमेटिक मीन के ऊपर हम लोग फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर इसका क्या मतलब है, कि अरिथमेटिक मीन को हम लोग आगे यूज करते हैं टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, टू फाइंड आउट कोरिलेशन, टू फाइंड आउट व्हाट नॉट। ठीक है, सो अगर कुछ एक ऐसा एवरेज है जिसको आगे स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में यूज किया जाता है, वो अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, एंड फाइनली आगे जो आप लोग को मीडियन या फिर मोड, जो बाकी टाइप के एवरेजेस के बारे में बताया जाएगा, वहां पे बोला जाएगा कि आपको कभी कभी डेटा को अरेंज करना पड़ता है। लेकिन अरिथमेटिक मीन का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको कुछ भी डेटा को अरेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये थे इसके कुछ मेरिट्स के बारे में। अब वहीं पर आते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ। सो अरिथमेटिक मीन के डीमेरिट्स के बारे में क्या बोला गया? सबसे पहला, कि अरिथमेटिक मीन अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से। इसका क्या मतलब है, कि अगर मेरे पास तीन अलग अलग नंबर्स होते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, सो अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाता तो कितना आता? इसका एवरेज 2 आता। ठीक है, लेकिन वहीं पर एक और बच्चा आके मेरे को बोलेगा, सर आपके पास तीन नंबर है, 1 2 एंड 500 करोड़। ठीक है, और इसका अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालने जाऊंगा, सो इट विल बी समथिंग इन करोड्स ओनली।
ठीक है। एंड दैट इज द डीमेरिट। डीमेरिट इज कि सर अगर कोई एक ऐसा आपके डेटा सेट में नंबर होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, तो वो आपके अरिथमेटिक मीन को भी अफेक्ट करने वाला है। विच इज माई पॉइंट नंबर 5, कि अगर कोई हायर वैल्यू होगा तो उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है। ठीक है। फिर वहीं पर अरिथमेटिक मीन को लेकर एक और डीमेरिट क्या है, कि अगर मेरे पास एक ओपन सीरीज है तो यहाँ पे मेरे को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, और रियल लाइफ में वो अजम्पशंस हर समय करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर ओपन एंड सीरीज कैसा दिखता है? सो बच्चा, ओपन एंड सीरीज कुछ ऐसा दिखता है: लेस देन 10, 10 टू 20, 20 टू 30, एंड मोर देन 30। ठीक है। ओपन एंड सीरीज हम उस सीरीज को बोलते हैं जिसमें फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और लास्ट वाले क्लास का अपर लिमिट मिसिंग हो। ठीक है। तो आपको क्या सिखाया गया कि अगर इस प्रकार का ओपन एंड सीरीज होता है तो इसको मेरे को कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है। और मैं अजम्पशन क्या लेता हूँ? मैं देखता हूँ कि दूसरे वाले क्लास का इंटरवल है 10, तीसरे वाले क्लास का इंटरवल है 10, तो मैं चौथे वाले क्लास में भी 10 अज्यूम करता हूँ, इसमें भी 10 अज्यूम करता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ कि एक्सक्लूसिव सीरीज मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी मैंने किया है, दिस ऑल इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, एंड रियल लाइफ में अजम्पशंस होल्ड करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। सो दैट इज द सेकंड डीमेरिट। इसका थर्ड डीमेरिट ये बोला जाता है कि बहुत बार ये मेरे को एब्सर्ड रिजल्ट देता है। सर ये वर्ड एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, जिसका कुछ सेंस ही नहीं बनता। ठीक है। तो अगर मैं अपने लोकेलिटी में 100 डिफरेंट हाउसेस में जाके सर्वे कर रहा हूँ कि हर एक घर में कितने बच्चे रहते हैं, और फिर मैं उसका एवरेज निकाला, और मेरा एवरेज आ रहा है 1.7 चाइल्ड। तो ये 1.7 चाइल्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका मतलब एक बच्चा और 0.7 बच्चा, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो रिजल्ट है, ये एक एब्सर्ड रिजल्ट है, बकवास सा रिजल्ट है, विच इज ओनली ट्रू ऑन द पेपर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कि अरिथमेटिक मीन को आप यूज नहीं कर सकते अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है। तो अगर आपके क्लास में 5 अलग अलग बच्चे हैं और आपने चेक किया कि हर एक बच्चा कौन से कलर का शर्ट पहन रखा है, उसके ऊपर आपने डेटा कलेक्ट किया, आपको पता चला कोई वॉयलेट पहन रखा है, कोई रेड पहन रखा है, कोई ब्लू पहन रखा है, कोई येलो पहन रखा है, कोई ऑरेंज पहन रखा है, तो मेरे को बताइए ये जो 5 अलग अलग कलर है, क्या आप इसका एक एवरेज निकाल पाओगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है। सो ये जो कलर का डेटा आपने कलेक्ट किया, यही क्वालिटेटिव डेटा है, और क्वालिटेटिव डेटा में यू कैन डू नथिंग। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 6, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको कंप्लीट डेटा चाहिए। अगर कहीं पे भी डेटा कुछ मिसिंग है, आप अरिथमेटिक मीन को नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अरिथमेटिक मीन निकालना पॉसिबल नहीं है। आगे चल के हम देखेंगे, मीडियन का केस हो गया, मोड का केस हो गया, कि सिंपली आप डेटा को ऐसे बैठ के देखोगे और आप बोल दोगे कि सर मोड तो इतना होना चाहिए। लेकिन सेम थिंग अरिथमेटिक मीन के केस में नहीं हो सकता। यू विल हैव टू यूज अ फॉर्मूला। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, नो यूज ऑफ ग्राफ। इसका मतलब क्या है? अरिथमेटिक मीन को आप ग्राफिकली निकाल नहीं सकते हो। आगे चल के जब आप लोग को आगे के वीडियोस में मीडियन या फिर मोड के बारे में बोला जाएगा, तब आप वहां पे एक चीज देखोगे कि मीडियन या फिर मोड को आप इजीली ग्राफ की मदद से निकाल सकते हो, बट अरिथमेटिक मीन को ग्राफ की मदद से निकाला नहीं जा सकता। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 9, कि नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू एज मीन। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चा, कि लेट्स से मेरे पास 4 नंबर है। 4 नंबर क्या क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। अगर ये 4 नंबर का मैं अरिथमेटिक मीन निकालने जाऊंगा, इट विल कम आउट टू बी 2.5। अब ये जो 2.5 है, क्या ये मेरे डेटा सेट को बिलोंग करता है? नहीं, ये डेटा सेट को बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि डेटा सेट में तो या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एंड दैट इज द डीमेरिट, कि अरिथमेटिक मीन मेरे को कुछ ऐसा भी मिल सकता है जो मेरे डेटा सेट को बिलोंग ही ना करे। ठीक है। सो ये थे आपके अरिथमेटिक मीन के कुछ डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेटेड मीन की तरफ, कि व्हाट इज वेटेड मीन। एंड ये हम लोग का इस चैप्टर के ऊपर लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है। Yeah. So next topic is weighted mean. Okay, चलिए। So let's say आप लोग के स्कूल में आप लोग का क्या क्या सब्जेक्ट्स है? You have English, ठीक है। Let's say you have accounts, and let's say you have entrepreneurship, ठीक है। Let's say आपका econ है। Let's say आप लोग के लिए मैथ्स है। Let's say आप लोग के लिए पेंटिंग है। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोग के क्लास 11th के सिलेबस में। एंड आपके स्कूल में एक टेस्ट हुआ था, एंड आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया? आपने इंग्लिश में स्कोर किया 90, आपने अकाउंट्स में स्कोर किया 80, आपने एंटरप्रेन्योरशिप में स्कोर किया लेट्स से 60, आपने इकोनॉमिक्स में स्कोर किया लेट्स से 90, आपने मैथ्स में स्कोर किया लेट्स से 80, एंड आपने पेंटिंग में स्कोर किया लेट्स से 100। ठीक। सो नॉर्मली अब जब कभी भी अरिथमेटिक मीन निकालने जाते हो, आप क्या करते हो? ये सबको ऐड करते हो।
और ये सबको ऐड करके जो कुछ भी आया आप क्या करते हो, आप फिर ये सारे फिगर्स को डिवाइड कर देते हो बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो ये जो आप अभी तक मीन सीख रहे थे बच्चा, इसको सिंपल मीन कहा जाता है। सर इसको सिंपल मीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाले मीन के नज़र में आपके लिए पेंटिंग एज अ सब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स या फिर अकाउंट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन क्या रियल लाइफ में पेंटिंग आपके लिए फ्यूचर में इतना इंपॉर्टेंट होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आप पेंटिंग को चूज करते हो जस्ट टू गेट अ गुड परसेंटेज इन योर क्लास 12th, ठीक है, सो पेंटिंग के ऊपर आपको, आप में से बहुत लोग सीरियस नहीं हो एज अ फ्यूचर करियर ऑप्शन। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे रेस्क्यू के लिए कौन आता है? हमारे रेस्क्यू के लिए आता है वेटेड मीन। ये वेटेड वर्ड का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है। सो वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट मेरे को ये बोलता है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं समझता, मैं हर एक सब्जेक्ट को कुछ एक अलग इंपॉर्टेंस दूंगा जिसको मैं वेट्स बोलने वाला हूँ। सो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसको मैं वेट दूंगा 10। देन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स, उसको भी मैं 10 दूंगा। देन आई हैव अकाउंट्स, जिसको मैं 8 दूंगा। देन आई हैव एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको मैं 7 दूंगा। देन आई हैव इंग्लिश, जिसको मैं 6 दूंगा। एंड मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है, इट इज पेंटिंग, जिसको भी मैं 6 देने वाला हूं। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव असाइंड वेट्स। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को वेट्स दिया हुआ रहेगा, तो आपको वेट्स वहां पे कुछ लेना नहीं है। ठीक है। तो सर हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? सो यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। सो ये फॉर्मूला देख के मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, मेरे को डब्ल्यू और एक्स का एक कॉलम निकालना है। आपका ऑब्जर्वेशंस आर योर एक्स। ठीक है। और इसका समेशन जो भी आएगा, होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये फॉर्मूला कुछ रिजेंबल करता है आपके फ्रीक्वेंसी वाला। डिस्क्रीट में जब आपको सिखाया गया था डायरेक्ट मेथड, सो वहां पे फॉर्मूला क्या था? डिस्क्रीट के केस में आपका फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ उसको ही रिजेंबल करता है। इट मीन्स हम लोग को यहाँ पे एक अलग से एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है सर वेटेड मीन को कैसे निकाला जाता है। जब कभी भी आपको वेटेड मीन दिया रहेगा, यू ट्रीट योर वेट्स एज द फ्रीक्वेंसी and you treat the entire question as a discrete or a continuous series and you will get the answer। ठीक है। सो आई होप आप लोग को वेटेड मीन समझ में आया हो, क्योंकि हम लोग के चैप्टर 8 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन के ऊपर इतना ही टॉपिक मेरे को आपको साथ डिस्कस करना था। सो इफ यू लाइक द वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, दैट विल हेल्प मी टू ग्रो द चैनल। ठीक है। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक मोर एंड मोर एंड मोर न्यू वीडियोस फॉर यू ऑल। ठीक है। एंड बहुत जल्दी मैं आप लोग से मिलने वाला हूँ चैप्टर नंबर 9 के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में, क्वार्टाइल्स के बारे में, मूड के बारे में। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। यू टेक केयर।